गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज का जो टॉपिक है ये है आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक। और इसके बाद कल एक बार और आप लोगों की क्लास यहाँ पर होगी, ठीक है, जिसमें आप सभी को मैं ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग पढ़ाऊंगी। और कल फिर आप लोगों का बैच ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सारा सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है। रही बात क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, तो बेटा क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा वो फिर से स्टार्ट होगा। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस की पीडीएफ विद आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो परेशान मत होना। और आज छोटा सा ही टॉपिक है प्लांट हार्मोन, और कल फिर हम सभी आएंगे पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज, और उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, मतलब टाटा बाय बाय मतलब एप्लीकेशन में आप क्लास नहीं होगी मेरी, ठीक है, मेरी जगह किसी और टीचर की क्लास होगी। और फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी कुछ दिन बाद, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा, इसमें हम सभी बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। और जो प्लांट हार्मोन्स यहाँ पर है, पादप हार्मोन यहाँ पर है, यह क्या है? तो जिस तरह से हम लोगों ने अलग अलग तरह के हार्मोन्स पढ़ा था, मैंने अलग अलग तरह के आप लोगों को यहाँ पर ठीक है बच्चों, रुक जाओ, अभी बात करते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक। तो जिस तरह से मनुष्यों के अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पौधों के अंदर प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं उनको हम सभी फाइटो हार्मोन के नाम से भी याद रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि पहला है यहाँ पे प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, और इन्हीं को हम सभी फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात आती है वो है कि जब हम प्लांट हार्मोन को देखते हैं तो यहाँ पर हमें 5 तरह के प्लांट हार्मोन देखने के लिए मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर होता है ऑक्सिन, दूसरे नंबर पर होता है जिब्रेलिन, तीसरे नंबर पर होता है साइटोकाइनिन, फिर होता है यहाँ पर इथाइलिन, और फिर होता है यहाँ पर अब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि 5 तरह के हमें प्लांट हार्मोन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम होता है उनका बेटा? पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, फिर होता है साइटोकाइनिन, फिर होता है इथाइलिन, और फिर आता है यहाँ पर हमारा अब्सिसिक एसिड। और इन सभी को मिला करके हमारा बनेगा प्लांट हार्मोन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि स्टार्टिंग के अगर हम 3 हार्मोन्स को देखते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 हार्मोन्स को देखते हैं तो ये 3 हार्मोन कहलाए जाते हैं प्लांट प्रमोटर्स। क्या कहलाए जाते हैं? प्लांट प्रमोटर, यानी कि पादप प्रेरक के नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चों आप सभी को यह ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब होता है कि जो पौधे की लंबाई को बढ़ाए, जो पौधे की चौड़ाई को बढ़ाए, पौधे को बहुत ही काम करने के लिए उत्साहित करे। और इस तरीके के अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ सचिन, इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी क्या करते हैं? यहाँ पर प्लांट हार्मोन को बढ़ाने में यहाँ पर मदद करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि इथाइलिन और अगर आप एब्सिसिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो ये कहलाते हैं पादप अवरोधक। क्या कहलाते हैं बेटा? पादप अवरोधक, ठीक है कृष्णा, पादप अवरोधक, प्लांट इनहिबिटर। और अगर आप इनके बारे में बात करें तो इनका क्या मतलब होता है? तो आंसर आपको करना है, इसका मतलब है कि जो पौधे को कम करेगा, मतलब जो पौधे को कहेगा कि हमेशा बढ़ना नहीं है, थोड़ा सा रुकना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखें। चलो बच्चों बातें बहुत हो गई, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर कि प्लांट हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इन तीनों के बारे में बात करते हैं तो ये जो 3 हार्मोन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? प्लांट प्रमोटर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्लांट प्रमोटर इनको यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि किसी भी पौधे को यह बढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो है इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड। अगर आप सभी इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड के बारे में बात करते हैं
तो यह दोनों पादप अवरोधक यानी प्लांट इनहिबिटर की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी जो पौधा होता है उसकी वृद्धि को रोकने का काम सभी ये यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्लांट प्रमोटर के क्या क्या उदाहरण हैं और प्लांट इनहिबिटर के क्या क्या उदाहरण यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वह ऑक्सिन से करेंगे। ठीक है, ऑक्सिन से हम सभी यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब हम ऑक्सिन से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऑक्सिन का क्या क्या यहाँ पर कार्य होता है। ऑक्सिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑक्सिन का क्या क्या यहाँ पर कार्य होता है, और आपको आंसर करना है कि पहली बात तो कि तना और जड़ों की वृद्धि कराने का काम ऑक्सिन ही करता है। अब एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑक्सिन के बारे में बात करते हो ना, तो ये जो ऑक्सिन होता है ये समस्त विकास करता है, मतलब पूरे प्लांट का हर तरह से यह विकास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि तना और जड़ों की वृद्धि कराने का काम कौन करेगा, ऑक्सिन ही यहाँ पर करता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म के बारे में। अब यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जो भी हमारा ऑक्सिन होता है वह फोटोट्रोपिज्म कराना यानी कि प्रकाश अनुवर्तन की तरह भी कार्य करता है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि जब कभी भी हम जैसे मान लो किसी पौधे को देखते हैं और वो सूरजमुखी का फूल वाला पौधा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा सनफ्लावर प्लांट यानी सूरजमुखी का पौधा, और जब हमने सूरजमुखी का पौधा देखा तो हम यह भी देखते हैं कि जहां जहां पर सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है, सूरजमुखी का मुंह या सूरजमुखी का फ्लावर का मुंह का जो डायरेक्शन होता है वो उसी तरह होता है जहां पर आप देखेंगे सूर्य जहां पर होगा उधर ही सूरजमुखी अपना फेस यहाँ पर कर लेता है ना। तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। या फिर एक दूसरा उदाहरण देती हूँ, जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है, एक रूम यहाँ पर है, एक कमरा यहाँ पर है, और जो कमरा है उसमें बिल्कुल अंधेरा है, एक छोटी सी खिड़की है जहां से रोशनी आती है, और उस कमरे में हमने एक पौधा रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो पौधे का तना है वह किस तरफ है, खिड़की की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सूर्य की रोशनी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, तो आंसर करना, इसी को हम सभी प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो अगर आप बात करते हो यहाँ पर सूर्य की रोशनी की तरफ जा रहा है स्टेम का भाग, तने का भाग, तो वह क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म यानी धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन यहाँ पर यह दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप जड़ के बारे में बात करो तो क्या जड़ कभी भी प्रकाश की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, आंसर नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं जड़ के बारे में, तो जो जड़ होता है वह कैसा होता है, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नकारात्मक प्रकाश अनुवर्तन होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो ध्यान रखना है वह ये कि जब हम किसी भी पौधे को देखते हैं तो पौधे का जो तना है या पौधे का फूल है या जो तना है वह प्रकाश की ओर जा रहा है, आकर्षित हो रहा है प्रकाश की तरफ, और उसी को हम सभी कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। और यह किसकी वजह से होता है बेटा, तो आंसर करना ऑक्सिन नाम के हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है, तो आंसर करना, जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी की ओर आकर्षित होना, गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी पौधे को देखते हो तो ऐसा पौधे का कौन सा हिस्सा होगा जो गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होगा, सिंपल सी बात है, जड़ होगा, है ना। जो जड़ होता है, जो रूट होता है, वह कहाँ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की तरफ। तो हम सभी क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी जड़ होती है, जो भी यहाँ पर रूट होती है, वह क्या दिखा रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रही है। वो क्या दिखा रही है, यहाँ पर एक धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखा रही है। लेकिन क्या तने के साथ ऐसा होता है, नहीं होता, है ना। तना कैसा होता है, नकारात्मक दिखाएगा, निगेटिव दिखाएगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में जो यहाँ पर पूछा जाएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, कि यह बताइए फोटोट्रोपिज्म कौन सा हार्मोन यहाँ पर दर्शाता है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है ऑक्सिन। क्या, ऑक्सिन। ठीक है, ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो भी हमारा ऑक्सिन होता है वह और क्या काम करेगा, तो आंसर करना डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू। यह क्या करता है, यहाँ पर ऊतक को विभाजित कर उन्हें अलग अलग भागों में बांटता है, अलग अलग भागों में बांटता है, अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे ऊतक होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंशिएशन करवाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कहेगा कि भाई चलो तुम ऊतक ये काम करो, चलो तुम टिश्यू ये काम करो, इस तरीके से यह कार्य करता है। आगे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होगा कल की और परसों की क्लास में मैंने आप सभी को यहाँ पर यह बताया था कि पार्थेनोकार्पी है ना। तो पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही बीज रहित फल बन जाना, यानी कि एक ऐसा फ्रूट बन जाना कि निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एक फल बन जाना, एक फ्रूट बन जाना, और उस फ्रूट में कोई भी बीज नहीं होता, और उसी को हम सभी पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा नेचुरल तरीके से अगर आप देखो तो नेचुरल तरीके से पार्थेनोकार्पी होता रहता है ना, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो किसान भाई बहन है उनको यहाँ पर यह बताना है कि हम सभी आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी करवाने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन। तो हम सभी क्या करेंगे, प्राकृतिक तरीके का या आर्टिफिशियल तरीके का ऑक्सिन मार्केट में मिलता है। तो जो भी यहाँ पर फीमेल फ्लावर होती है, जो भी यहाँ पर एक ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर यहाँ पर है, उसके ऊपर हम ऑक्सिन स्प्रे कर देते हैं, ऑक्सिन को स्प्रे कर देते हैं। जैसे वाटर को स्प्रे करते हैं, पानी को स्प्रे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम सभी ऑक्सिन का भी स्प्रे यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है वह लिक्विड यानी तरल अवस्था में ही मुख्यतः पाया जाता है। तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। जैसे ही हम सभी उसको स्प्रे करेंगे वैसे ही जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो फ्लावर जो होता है वह उसमें क्या होने लगेगा, पार्थेनोकार्पी होने लगेगा, और हमें यहाँ पर किसी पुंकेसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पर किसी भी नर पुष्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम सभी क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से भी पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं। इससे किसानों को बहुत लाभ पहुंचता है। पहली बात कि बहुत ही जब हम चाहते हैं तब हम उनका फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन नहीं मतलब पुष्प से फल यहाँ पर बना सकते हैं, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक। दूसरे नंबर पर जिस साइज में चाहिए उस साइज में बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में फल हम यहाँ पर उगा सकते हैं। और मार्केट में आजकल ना बड़ी वैल्यू है सीडलेस फ्रूट्स की, तो वहां पर भी इनका व्यापार काफी अच्छा खासा जम सकता है। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सिन की अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसका उपयोग हम सभी कोल्ड स्टोर में भी करते हैं। अब जो कोल्ड स्टोर है यह क्या है, तो बेटा जहां पर जैसे मान लो बहुत सारी फसल रखी जाती है ताकि वह खराब ना हो, तो एक ठंडा सा चैम्बर बना दिया जाता है, टेम्परेचर बहुत डाउन कर दिया जाता है, और वहां पर जो भी सब्जियां होती हैं, है ना, या आलू होता है, या जो कुछ भी आपकी सब्जी है उसको रखा जाता है, ताकि काफी लंबे समय तक क्या रहे, उसमें जर्मिनेशन ना हो, उसमें कोई भी यहाँ पर अंकुरण ना हो, कोई भी यहाँ पर पौधा नया ना बने, या फिर वो खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कोल्ड स्टोर में खास तौर से आलू वगैरह रखा जाता है। तो ये जो आलू होते हैं ना, इनके ऊपर भी ऑक्सिन को स्प्रे कर दिया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आलू होता है उसमें आंख होती है, मतलब आलू में आपको आईज दिखाई देती हैं, छोटी छोटी सी बड दिखाई देती है, और वो जो बड है वह आगे जाकर के यहाँ पर कोई पौधा बन सकती है ना। तो आलू तो क्या हो गया, खराब हो जाएगा ना इस चक्कर में, तो इसी वजह से आलू के ऊपर ऑक्सिन यहाँ पर स्प्रे किया जाता है और उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। ठीक है, अब एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा है कि मैम ऑक्सिन हार्मोन भी लेते हैं क्या हाइट को बढ़ाने के लिए। बेटा पहली चीज तो ये है कि जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये प्लांट हार्मोन है, ये कभी भी आपके शरीर में नहीं निकलेंगे, ना ही आपके शरीर में यह कार्य करेंगे। ठीक है, ये प्लांट के हार्मोन है, तो ये प्लांट में ही काम करेंगे, आपके शरीर में काम नहीं करेंगे। इसी तरह से आपका अगर कोई हार्मोन में निकाल लूं और वह मैं किसी पौधे के ऊपर डाल दूं तो पौधे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह पौधा उस चीज से क्या मतलब, उसको एनिमल हार्मोन का क्या करेगा, वो उसके लिए तो यूजलेस है। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जब हम ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं ना, तो ऑक्सिन
प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है, पर कृत्रिम तरीके से भी इसको बनाया जाता है। ये प्राकृतिक तरीके से भी पाया जाता है, पर इसे कृत्रिम तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है और निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो 3 उदाहरण मैंने प्राकृतिक के लिखे हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिखे हैं। पहला है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, नेक्स्ट है इंडोल 3 एसिटाइलडिहाइड, फिर है इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इसी के ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछता है। अगर आपको तीनों याद नहीं हो रहे तो आप सभी सिर्फ एक ये वाला याद कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार यह भी पूछा गया है IAA की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा है, तो आपको यह बताना है कि IAA की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या होता है? इंडोल 3 एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि कृत्रिम तरीके का कौन कौन सा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण लिखे हैं। पहला इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, 1 नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D और फिर है 2,4,5-T। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा NAA। इसके ऊपर ही ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि 1 नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। इसके अलावा 2,4-D, 2,4,5-T ये सब भी कृत्रिम ऑक्सीजन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर? चलिए, ओके, डन यहाँ तक। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एक फीमेल फ्लावर होती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम सभी ऑक्सीजन स्प्रे कर देंगे, चाहे वो कृत्रिम हो, ठीक है, कृत्रिम ही जल्दी मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब वो नेचुरली तरीके से हम निकाल पाए पता नहीं, हम तो नहीं निकाल पाएंगे भाई, जो साइंटिस्ट हैं वही ऐसा कर पाएंगे। तो हम सभी किसका उपयोग कर लेंगे यहाँ पे? आर्टिफिशियल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 2 आप नाम याद कर लेना, एक तो आपका IAA और जो दूसरा मैंने आप लोगों को लिखवाया था ऑक्सीजन का, वो है यहाँ पे हमारा NAA। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे हो गया। और अब हम सभी यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? जिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे। चलिए, जिब्रेलिन। तो प्यारे बच्चों, जिब्रेलिन की अगर आप बात करते हो तो जिब्रेलिन हमारे जो भी पौधा है उसके तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कार्य करता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछता है। तो देखो, ऑक्सीजन की अगर आप बात कर रहे थे तो जो ऑक्सीजन था वो सब कुछ बढ़ा रहा था, है ना, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ बढ़ा रहा था। लेकिन एग्जाम में अगर स्पेसिफिक पूछे स्टेम की लंबाई कौन बढ़ाता है, तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है, तो आंसर आपको करना है जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हमारा? जिब्रेलिन। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह पत्तियों का आकार और रंग को भी नियंत्रित करता है। और साथ में ना स्टेटमेंट वाइज वाला भी प्रश्न आता है कि गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का स्प्रे किया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए, हम सभी जिब्रेलिन नाम के हार्मोन का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। और इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी बौना पौधा है जिसकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ रही है, तो उसके ऊपर हम सभी क्या काम करेंगे? जिब्रेलिन हार्मोन का स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से वह पौधा फिर से यहाँ पर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये बौने पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए, और दूसरा जर्मिनेशन करवाने के लिए यानी अंकुरण करवाने के लिए भी हम सभी जिब्रेलिन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो जिब्रेलिन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है वो है तने की लंबाई बढ़ाना, दूसरा पूछता है बौने पौधे की लंबाई बढ़ाना, और फिर पूछता है अंकुरण कराने के लिए हम सभी किस हार्मोन का उपयोग करते हैं। तो आंसर सीधे सीधे आपको करना है यहाँ पर कि जिब्रेलिन का हम सभी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो हार्मोन यहाँ पर आता है वो है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो हार्मोन यहाँ पर आता है वो है साइटोकाइनिन। तो बेटा साइटोकाइनिन जो होता है, ये इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आपसे सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि किसी भी कोशिका में कोशिका विभाजन कराने के लिए, किसी भी कोशिका में कोशिका विभाजन कराने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? और आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में, तो जो साइटोकाइनिन होता है वह कोशिका विभाजन करने में यहाँ पर मदद करता है। कृत्रिम तरीके से भी मिलता है और यह नेचुरली भी मिलता है। ठीक है, तो कृत्रिम तरीके से कौन कौन सा होता है? काइनेटिन और जियाटिन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि कृत्रिम साइटोकाइनिन यहाँ पर कहलाते हैं, पर उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कोशिका विभाजन करने में कौन सा हार्मोन यहाँ पर मदद करता है, तो साइटोकाइनिन यहाँ पर मदद करता है। नेक्स्ट आता है कि नारियल का जो दूध होता है यह एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। और नारियल के दूध की अगर आप बात करते हो तो जो नारियल का दूध होता है वह एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन की तरह कार्य करता है, जबकि काइनेटिक और जियाटिन कृत्रिम साइटोकाइनिन की तरह यहाँ पर कार्य करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुष्पों को लंबे समय तक तरोताजा बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में ना आजकल बुके मिलते हैं। ठीक है, और अभी तो वैलेंटाइन डे वगैरह पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो लोग फूल देते हैं एक दूसरे को, बुके देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि फूल ताजे बने रहें, फूल ताजे बने रहें। ठीक है, अब आजकल आप देखो कि जो फ्लावर इंडस्ट्री है ना वो कितना ज्यादा मतलब बढ़ गई है ना। शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी को सम्मानित किया जा रहा है, किसी को प्रपोज किया जा रहा है, हर जगह फूल दिए जाते हैं। ठीक है, तो फूल की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो फूल होता है, पुष्प होते हैं, वो लंबे समय तक तरोताजा बने रहे उसके लिए वहां पे क्या किया जाएगा कि जो साइटोकाइनिन होता है उसको यहाँ पर छिड़क दिया जाता है, उसका यहाँ पर स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलो ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है अब्सेसिक एसिड। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो क्या है? अब्सेसिक एसिड। तो जब हम यहाँ पर अब्सेसिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो अब्सेसिक एसिड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख देता है क्या? ABA। बहुत ज्यादा पूछा है ABA की फुल फॉर्म बताइए, तो आप साफ समझ जाना कि ABA की फुल फॉर्म होती है अब्सेसिक एसिड। क्या होती है? अब्सेसिक एसिड। ठीक है, और बीज की सुप्त अवस्था को यह नियंत्रित करता है। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सुप्त अवस्था क्या होती है? बेटा वही मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी बीज है उसका अंकुरण अभी नहीं हुआ, वो चुपचाप पड़ा हुआ है, चुपचाप सो रहा है, तो वही क्या है? सुप्त अवस्था। जैसे ही उस बीज को पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी, वैसे ही वह एक पौधा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ABA के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बीज की सुप्त अवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, यह कोशिका विभाजन को रोकता है। अब देखो, जो साइटोकाइनिन था वह कोशिका विभाजन कर रहा था, है ना, लेकिन जो हमारा अब्सेसिक एसिड है ये क्या करता है? सेल डिवीजन को बंद कराता है। क्या कहता है? अरे कितना सेल डिवीजन करोगे, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ेगी, बंद करो इसको। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि जो हमारा साइटोकाइनिन था उसके अपोजिशन में यह कार्य कर रहा है, उसके विपरीत में यह कार्य कर रहा है, विरोध में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह कोशिका विभाजन को रोकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है घुमा के कि यह बताइए साइटोकाइनिन के विरोध में कौन सा हार्मोन काम करता है? बोल सकता है ना ऐसा, तो आंसर करना अब्सेसिक एसिड। ठीक है, यानी कि अगर किसी पौधे में बुढ़ापा आ रहा है, कोई पौधा बूढ़ा हो रहा है, तो वहां पर कौन सा हार्मोन सक्रिय है इस टाइम पर? साइटोकाइनिन नहीं बेटा, अब्सेसिक एसिड सक्रिय है। बहुत अच्छे, तो अगर आप यहाँ पर अब्सेसिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो यह सेल डिवीजन को रोकता है। जब सेल डिवीजन को रोकेगा, नई नई सेल यहाँ पर नहीं बनेगी, तो यह कैसा हो जाएगा? पौधा बूढ़ा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आप यहाँ पर देखते हो कि जैसे अगर बूढ़ा होगा, कोई भी यहाँ पर पौधा बूढ़ा हो रहा है, तो पत्तियां उसकी झड़ेंगी, पत्तियां यहाँ पर उसकी गिरेंगी, है ना। या फिर नॉर्मली भी अगर आप देखो तो कोई भी पत्ती अगर डैमेज हो गई है, कोई भी पत्ती अगर पुरानी हो गई है, तो जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो झड़ करके यहाँ पर टूटेंगी। तो पत्तियों का टूट करके नीचे गिरना
यानी पतझड़ की जो अवस्था आती है वहां पर भी कौन एक्टिव होता है, हमारा अब्सिसिक एसिड यहाँ पर एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एंटी जिब्रेलिन की तरह भी कार्य करता है, यानी कि यह जिब्रेलिन के विरोध में कार्य करता है, यह साइटोकाइनिन के भी विरोध में कार्य करता है, और यह फलों को टपकाता भी है। अब जैसे मान लो कोई भी पेड़ है, पेड़ में फल है, और जो फल है वह अब पक गया है, तो वह फेल कैसा होगा यहाँ, वो फल कैसा होगा यहाँ पर, नीचे गिरेगा, वो फल कैसा हो जाएगा यहाँ पर, नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको टपकाने का काम कौन करेगा, तो आंसर करना अब्सिसिक एसिड यहाँ पर करेगा। ठीक है, चलो अब सबसे लास्ट हम पहुंच गए यहाँ पर अब इथाइलिन के पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है कि यह एक गैसीय हार्मोन है। बेटा जितने भी प्लांट हार्मोन अभी तक हमने पढ़े वो सभी लिक्विड फॉर्म में पौधे के अंदर पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा हार्मोन भी यहाँ पर होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस रूप में पाया जाता है। तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि वो होता है हमारा इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि यह मिथ्योनाइन से निर्मित होता है। यह कैसा होता है, मिथ्योनाइन से यहाँ पर निर्मित होता है, और ये दोनों मतलब प्रेरक और अवरोधक, प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह यह कार्य करता है। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है फलों को पकाना। तो अभी तक जो भी मैंने आपके एग्जाम में देखा है वहां से 2-3 प्रश्न ही देखे मैंने इसके ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, पहला यह कि यह गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला गैस वाला यह हार्मोन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर फलों को पकाने के लिए हम किस हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो इसी का ही हम इथाइलिन का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं, नेचुरल तरीके से भी और आर्टिफिशियल तरीके से, दोनों तरीके से हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फलों को पकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली भी इसी की वजह से ही पकता है कोई भी फल, क्योंकि श्वसन दर यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जब कभी भी किसी भी फल में श्वसन दर बढ़ जाती है तो वो अपने आप यहाँ पर पकना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो रूट हेयर्स होते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी यहाँ पर जड़ है, जड़ में छोटे छोटे बहुत सारे बाल से निकले हुए होते हैं, बहुत सारे हेयर्स निकले हुए होते हैं, जिनको हम सभी रूट हेयर या फिर जड़ के बाल बोलते हैं। ठीक, तो जो जड़ के बाल होते हैं या रूट हेयर्स होते हैं उनको प्रमोट करने का काम, उनको बढ़ाने का काम भी यहाँ पर कौन करता है, तो आंसर करना इथाइलिन ही यहाँ पर करता है। ये भी पतझड़ का काम करेगा, ये भी पत्तियों को तोड़ करके गिराएगा, जब फल पक जाएंगे तो फल को यही टपकाएगा, और साथ में ही रबड़ का लेटेक्स निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो तो एक बार ये खत्म हो गया है, एक बार फिर से मैं बेटा इसका रिवीजन आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों बहुत छोटा सा टॉपिक था पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चा अभी 12 बजे, ठीक है 12 बजे डिफेंस बाय खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर 12 बजे क्लास है। ठीक है, एक मैराथन क्लास चल रही है जिसमें ज्ञान सर, अमरेंद्र सर और मैं, ठीक है, हम तीनों आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा जो सेशन रहेगा वह 12 बजे से शुरू होगा, तो तुम सभी बच्चे एक बार 12 बजे हाजिरी लगा के चले जाना। ठीक है, ओके बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट जो बात यह है कि कल सुबह 10 बजे आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है, जिसमें मैं आप सभी को ह्यूमन डिजीज करवाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके बच्चों, और उसके बाद फिर आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, चलो अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम कार्बाइड वगैरह भी तो यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फलों को पकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अखबार होता है यानी कि न्यूज़पेपर होता है, इसके अलावा भूसा जो होता है उसका भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, मीथेन गैस निकलती है, उसके उपयोग से भी जो फल होते हैं उनको पकाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट है कि मैम प्रैक्टिस क्लास, बेटा प्रैक्टिस क्लास आप लोगों की यूट्यूब पे शुरू होगी थोड़े दिन बाद। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप सभी बच्चों को प्रॉमिस भी किया था कि जो भी मतलब मैं आप लोगों के यूट्यूब पे जो भी सेशन लूंगी, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो चाहे जैसा भी हो, अलग से आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगी मैं PDF। ठीक है, जितने दिन भी मेरी क्लास होगी। इसके साथ ही आज शाम को या फिर कल सुबह तक या आज शाम को
मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी कहूंगी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चंस की मैंने एक फाइल बनाई है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं अभी 12 बजे भी करवाऊंगी। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी जो पीडीएफ है आंसर के साथ, वो मैं भी आप लोगों को अपलोड करवा दूंगी। तो एक कॉलम बनवा दूंगी मैं, ठीक है, जो उसका नाम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसको बेटा पढ़ लेना। 50 क्वेश्चंस हैं, पिछले साल जितने भी सालों में आए हैं, अलग अलग डिफेंस के एग्जाम्स में भी आ रखे हैं, वो बार बार रिपीटेटिवली है, तो उनको भी मैं यहाँ पर अपलोड करवा दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके साथ ही टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होंगे, जो मतलब मैंने अपने आप कुछ खुद बनाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं, या कुछ आ सकते हैं, है ना, तो वो भी मैं आपके लिए फाइल बना रही हूँ। जो जो बन गया है वो मैं अपलोड करवा दूंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो देखो तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ। अब तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है बेटा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके बच्चों, तो चलो इसका रिवीजन मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर करवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी ने यहाँ पर देखा प्लांट हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसे हम सभी फाइटो हार्मोन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो भी पादप हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड, ये 3 तरह के अरे बच्चों शांत हो जाओ। ये 5 तरह के आपको प्लांट हार्मोन यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 हैं उनको हम सभी प्लांट प्रमोटर यानी पादप प्रेरक कहते हैं, और बाकी के 2 जो होते हैं उसे हम पादप अवरोधक यानी प्लांट इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं तो यह तना और जड़ों की वृद्धि करता है और फोटोट्रोपिज्म को दिखाता है। इसके साथ यहाँ पर ऊतक को यह विभाजन करके उन्हें अलग अलग भागों में बांटता है, पार्थेनोकार्पी में भी मदद करता है, और साथ में ही कि कोल्ड स्टोर में आलू के ऊपर भी इसका छिड़काव यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है वह तने की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, अंकुरण कराने में मदद करता है, पत्तियों का आकार और रंग भी यह नियंत्रित करता है, और जो बौने पौधे होते हैं उनकी लंबाई को बढ़ाता है। जैसे कि गन्ने का पौधा अगर बढ़ नहीं रहा है तो उस टाइम पर आप सभी क्या देखेंगे यहाँ पर कि गन्ने की लंबाई को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो यह कोशिका विभाजन करता है। आर्टिफिशियल तरीके से भी यह पाया जाता है, जैसे कि काइनेटिन, जियाटिन। इसके अलावा नारियल के दूध की अगर आप बात करते हैं तो जो नारियल का दूध है वह एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन की तरह कार्य करता है। पुष्पों को बहुत लंबे समय तक, फ्लावर्स को बहुत लंबे समय तक ताजा रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका आता है यहाँ पर अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड की अगर आप बात करो तो बीज की सुप्त अवस्था को यह नियंत्रित करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, पत्तियों को तोड़ करके नीचे गिराता है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन के विरोध में यह कार्य करता है, खासतौर से जिब्रेलिन के विरोध में कार्य करता है, और फलों को टपकाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वह एक गैसेस हार्मोन यहाँ पर होता है, साथ में ही यह मिथ्योनाइन से निर्मित होता है। यह प्रेरक और अवरोधक दोनों की तरह यहाँ पर कार्य करता है। ये फलों को पकाता है, तो इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? फलों को पकाना, ठीक है। नेक्स्ट है जड़ के बालों को बढ़ाता है, और यह भी पतझड़ यहाँ पर कराता है, साथ में ही रबर से लैटेक्स निकालने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखेंगे। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को 12 बजे डिफेंस यूट्यूब चैनल पर मिलूंगी। मैम यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? बच्चों तुम लोग कब से जुड़े हुए हो हम लोगों से? देखो आप लोग जाओगे यूट्यूब में तो वहां पे लिखना KGS डिफेंस। क्या लिखना है यहाँ पर? KGS डिफेंस, ठीक है। तो KGS डिफेंस जैसे ही आप देखोगे तो वहां पर हम लोग दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, और अभी 12 बजे से भी क्लास मेरी चलेगी। अभी इस टाइम पर अमरेंद्र सर और ज्ञान सर क्लास ले रहे हैं। अभी 12 बजे से ही मेरी क्लास भी उसमें आप लोगों को शो होने लगेगी, ठीक है बेटा। चलो इसके अलावा कल सुबह 10 बजे एप्लीकेशन में आप लोगों की क्लास है, जिसमें मैं लास्ट टॉपिक करवाऊंगी, जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज, ठीक है, ह्यूमन डिजीज। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है बच्चा, हमारे यहाँ का डिफेंस का टेलीग्राम चैनल भी है, और जो कि है KGS डिफेंस, ठीक है, KGS डिफेंस, जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लगभग
1800 से ज़्यादा बच्चे हैं, 1800-1900 बच्चे हैं, तो आप एक बार बेटा उसमें भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो तो उसमें आप सभी मैसेज भी कर सकते हो अपना, आप सभी वहाँ पर बातचीत भी कर सकते हो, वहाँ पे टीचर्स भी हैं, हम सभी भी वहाँ पर हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, तो जैसे अरुण सर हैं, अमरेंद्र सर हैं, है ना, और हिमेंद्र सर हैं, मैं हूँ, शिवम सर हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के टीचर्स वहाँ पर हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन साथ ही साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो जो डिफेंस का हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो, तो कल मिलते हैं, अब अभी तो मिलते हैं 12 बजे यूट्यूब चैनल पर, और फिर कल मिलते हैं 10 बजे। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।